गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। Am I audible? पक्का? थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, अभी एपी ढिल्लन जी का ना कॉन्सर्ट था, और जब उन्होंने एंड करा ना तो शायद उनके हाथ में कोई गिटार था और उन्होंने वो गिटार लेके तोड़ दिया। मैं सोच रहा था मेरी भी एंट्री एग्जिट कुछ इस तरीके का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि नहीं यार? अभी तो क्लास शुरू भी नहीं, तुम अभी सब सो रहे हो। अच्छा, सो आप सब यहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर्स बनने के लिए आए हैं, करेक्ट? कितने लोग यहाँ पे एलएलबी पास आउट है, उन्होंने एलएलबी कंप्लीट कर ली है? सब्सटैंशियल नंबर। और कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी परस्यूइंग है, लास्ट ईयर, फोर्थ ईयर या सेकेंड ईयर, वट एवर? अच्छा, ग्रेट। सबको प्रिपरेशन के बारे में पता है, किस तरीके से प्रिपरेशन होती है, क्या करना होता है? अभी पूछो पता होता तो आते क्यों? करेक्ट, वेरी गुड। एग्जाम का पैटर्न सबको पता है? नहीं पता। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको एग्जाम का पैटर्न नहीं पता। लेट मी हेल्प यू आउट देयर एटलीस्ट। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लो इस बात को कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज मेरे को यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे दिख रहे हैं जो थोड़ी सी घबराहट में। वो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ना ही आपको घबराने की जरूरत है। इट्स अ वेरी सिंपलिस्टिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके जैसे ही स्टूडेंट्स होते हैं जो अल्टीमेटली जुडिशियल ऑफिसर्स बनते हैं। अच्छा, कोई ऐसा भी है जो सिर्फ जुडिशरी के लिए नहीं आया, जस्ट सीखने के लिए आया है या बेटर एडवोकेसी के लिए आया? कोई ऐसा भी है, कोई टीचर बनने के लिए? बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, एंड आई हैव बीन ट्रेनिंग सच स्टूडेंट्स आल्सो एट लॉट ऑफ स्टेजेस। नहीं, और एडवोकेसी जस्ट टू लर्न। आपका सर एडवोकेसी, आपका? आपने भी हाथ उठाया था? बस पढ़ने के लिए आए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सिर्फ पढ़ने की उमंग से आते हो, थोड़े से फ्री माइंड से रहते हो, और आप जब आगे प्रिपरेशन में बढ़ोगे ना, आपको पता चलेगा कि आप थोड़ा सा और बेटर फ्री माइंड से हो। लेकिन जो जुडिशरी के एस्पिरेंट्स हैं, प्योरली जुडिशरी के एस्पिरेंट्स हैं, उनको मैं बताऊं कि आपको भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। मैं आपको पैटर्न बता दूं, सबको पता होता है पैटर्न। एक तो प्री होगा आपका एग्जाम, एक मेंस, एंड देन यू हैव द इंटरव्यू। इतना सबको पता है? यस, ग्रेट। प्री ऑब्जेक्टिव होता है, ये भी सबको पता है। मेंस सब्जेक्टिव आंसर्स होते हैं, और इंटरव्यू इज बेसिकली योर पर्सनालिटी टेस्ट, राइट? अच्छा, ये बताइए, तीनों की स्ट्रैटेजी क्या एक जैसी होती है? क्या डिफरेंस होता है, कोई बता सकता है? Anybody who can tell me what is the difference in preparing for prelims, for mains and for interview? What is the difference? Okay. Mains is test of pressure. Okay. Anybody else? कोई और है? नहीं, ठीक। जब आप प्री के लिए प्रिपेयर कर, हाँ बताइए। ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, एनीबडी एल्स? ये तो पैटर्न हो गया, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ प्रिपरेशन का तरीका। जब प्रिपेयर करते हैं तो हमें इस हिसाब से करना पड़ता है। ये पैटर्न हम कभी भी फॉलो नहीं करेंगे कि हम प्रीलिम्स के लिए जब पढ़ें तो हमें क्वालिफाइंग नेचर का पेपर समझ के उसे पढ़ें, नेवर। हालांकि मैं आपको बताऊं, प्रीलिम्स के लिए आप कभी पढ़ेंगे ही नहीं जब तक आपका फॉर्म फिल नहीं हो जाता। टिल द डेट you do not fill your form for the preliminary examination for any state, for example राजस्थान हो जैसे अभी आया है, हरियाणा है जो अभी हुआ है, दिल्ली आएगा, किसी भी स्टेट के लिए जब तक आप उस स्टेट का फॉर्म फिल नहीं कर देते, तब तक आप प्रीलिम्स के लिए कभी भी नहीं पढ़ेंगे उस पर्टिकुलर स्टेट के।
Never. What you are going to prepare for is only the mains examination. अब मेंस में जैसे आप लोगों को पता होगा सब्जेक्टिव होता है, प्री ऑब्जेक्टिव होता है, करेक्ट? अब वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहां से बनते हैं? कहां से बनते हैं? कहां से बनते हैं? बैराक से? यस और नो? जब प्री के क्वेश्चंस बैराक से बनते हैं, मेंस के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से बनते हैं, और कॉन्सेप्ट कहां से आता है? जनरली बैराक से आता है, यस और नो? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई पूरी पूरी सीआरपीसी में ऐसा कौन सा प्रोविजन है जहां पे किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन दर्ज कर सकते, तो कौन सा सेक्शन कोई बता सकता है? 150, 154। अच्छा, और अगर आपसे कोई बोले कि आप एफआईआर के ऊपर एक आंसर लिखिए, तो क्या आप उसमें 154 की प्रोविजन को एनालाइज करेंगे? यस और नो? तो जब आप मेंस की प्रिपरेशन करते हो, ऑटोमेटिकली आपकी प्री की प्रिपरेशन साथ साथ चलती है। आपको कभी भी प्री के लिए अलग से नहीं पढ़ना होता। एंड आई टेल यू, ट्रस्ट मी ऑन दिस, 70% of the students do not clear the preliminary examination because their mains preparation has not yet started or is not at a good level. उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, इसलिए वो प्री भी क्लियर नहीं कर पाते। 70%। और ये एग्जामिनेशन आपका जो लॉ स्कूल का या मेरे लॉ स्कूल का जो एग्जामिनेशन है उससे बहुत अलग है, बहुत अलग। इट इज नॉट एट ऑल द सेम। इसकी प्रिपरेशन बहुत, जिसे कहना चाहिए, सुथरी होती है, इन द सेंस दैट इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिपरेशन। यू हैव टू एक्चुअली from the bare act deselect those provisions that you will not be required to study. Until the time you do this, तब तक आपकी प्रिपरेशन कभी भी उतने लेवल पे सफल नहीं हो पाएगी जितने लेवल पे होनी चाहिए। And let me tell you, you must be following some legal news platforms also, तो आपको पता भी चलता होगा। And I have a lot of acquaintances in the judiciary. It is not easy even after selection. They are the Public Service Commission, the High Court, to be very specific. They are butting out incompetent judicial officers annually. हर साल वो जुडिशियल ऑफिसर्स, आपकी रैंक 1 हो, रैंक 10 हो, रैंक 100 हो, रैंक 500 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल ऑन द बेंच, दे आर रिमूविंग दोज जुडिशियल ऑफिसर्स फ्रॉम सर्विस। एंड आप शुरू में प्रोबेशन पर होते, पता है ना आपको? अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, आप शुरू में प्रोबेशन पर होते हैं। यू आर नॉट परमानेंट, यू आर ऑन प्रोबेशन। तो जब तक आप प्रोबेशन पर हैं, और उसके बाद भी दिल्ली जुडिशरी में हर साल सारे जुडिशियल ऑफिसर्स का टेस्ट होता है, एंड हाउ दे परफॉर्म दैट एक्चुअली अफेक्ट्स देयर सस्टेनेबिलिटी इन द जुडिशरी। तो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्लियर कर लेना, कहीं से भी कुछ एग्जाम का पैटर्न भी कभी इस तरीके का आ जाता है, सिर्फ एग्जाम क्लियर कर लेना, क्लियर करके उस सीट पे पहुंच जाना इज नॉट एट ऑल सफिशिएंट। आपको अभी नहीं समझ आ रहा या अभी नहीं आएगा आगे, वंडरफुल, बट एट द एंड व्हेन अल्टीमेटली वी बिकम जुडिशियल ऑफिसर्स एंड सिट ऑन द बेंच, इफ वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल, वी आर एनीवे आउट। तब फिर हमें एडवोकेसी बहुत प्यारी लगती है, फिर हमें वो स्टाइपेंड भी बड़ा अच्छा लगता है जिसके बारे में आज हम हर सोशल मीडिया पोस्ट पे जाके कमेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है फिर हमें। क्यों? क्योंकि जहां पर हमें सही तरीके से टिकना चाहिए था, हम वहां सही तरीके से नहीं टिके। सो इसीलिए जस्ट बेयर प्रिपरेशन, क्लियरिंग ऑफ द एग्जाम इज नॉट एट ऑल सफिशिएंट जब तक आपकी होल्ड और कमांड लॉ पर नहीं। जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन होती है, that is a very horizontal preparation. You understand what is horizontal? Horizontal preparation. That means that whenever you are preparing for the prelims examination, after of course your notification is out, you see you have to go very horizontally in the bare act. मतलब बहुत बड़ा सब्जेक्ट लगेगा आपको।
आईपीसी फॉर एग्जांपल 511 सेक्शंस, कितने सेक्शन आईपीसी में? पक्का? सीआरपीसी में 400 484, एविडेंस में सीआरपीसी में चैप्टर कितने हैं? कितने? आधे लोग कुछ कह रहे हैं, आधे लोग कुछ कह रहे हैं। कितने चैप्टर्स है सीआरपीसी में? कुछ आइडिया है? सीआरपीसी वाज इनैक्टेड इन विच ईयर? 1970? 73 का उल्टा करो। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन सीआरपीसी? 37। पढ़ने का एक तरीका होता है। अब याद करते रहो, रट्टा मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो। कब तक मारते रहोगे? नहीं मार पाओगे, एक टाइम पे अटक जाओगे। रिकॉल मेमोरी में याद कैसे करोगे? वो रिकॉल मेमोरी में याद करने के लिए भी आपके पास कुछ ना कुछ दिमाग में एक पैटर्न होना चाहिए जिससे आप याद करो। जब आप प्री की प्रिपरेशन करते हो तो स्पेसिफिकली बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। इट कम्स इन वेरी हैंडी, वेरी वेरी हैंडी। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने सेक्शन 7 के बारे में सुना है, इंडियन एविडेंस एक्ट? एनीबडी हु कैन टेल मी व्हाट इज सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट? तो बता सकते? हाँ, प्लीज प्लीज सिट। Cause, effect and occasion. Preparation and motive is in section 8. It talks about cause, effect and occasion. कैसे याद होगा ये? कैसे याद होगा? Cause is which letter? Effect and occasion. So what does it make? CEO. याद हो गया? What is CEO for section 7? It is cause, effect and occasion. This is the way that you will prepare for the preliminary examination. And ये सिर्फ एक नहीं है, ये बहुत सारे टेक्निक्स हैं. There are hundreds of techniques, and this is not the first time that I am telling you these techniques. I have been telling them since a very long time. अब कितने लोग उसको अपनाते नहीं अपनाते, that's up to them. जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हो तो बहुत हॉरिजॉन्टल लेवल होता है प्रिपरेशन. आप ऊपर ऊपर से बहुत सारे सेक्शंस को गो थ्रू करोगे. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू टॉक अबाउट सीआरपीसी, दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद यू. जब आप क्रिमिनल प्रोसीजर बोर्ड कोड की बात करोगे, यू विल स्टार्ट सबसे पहले विद व्हाट इज बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस ऑफ सीआरपीसी. कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक ग्रंड, बेसिक जो आपको हमेशा फॉलो करना होता है. यू कैन नॉट डेविएट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एट एनी टाइम. कैन अ लॉ बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टिल बी इफेक्टिव? यस और नो? Which article talks about this? Article clause 3, 2. Article 13 clause 2, 2. Article 13 clause 2. 3 में law की definition है. So we'll start with the constitutional and jurisprudential essence of CRPC. How does CRPC concur or confer with Constitution of India? Is it reasonable? Is it arbitrary? Is it non-arbitrary? Is it unjustified? We'll try to analyze if CRPC is absolutely constitutional in its essence. और जब भी आप मेंस का आंसर लिखोगे, you will obviously at all times even write whether the CRPC confers with the constitution or not. And let me tell you, मैंने बहुत बारी RTI से स्टूडेंट्स की कॉपीज भी देखी हैं. Students who write identical, I did not say same, identical answers right from their notebooks. A student who is writing an identical answer with another student, but at the same time writes 2 lines related to the constitutional essence, is getting more marks in DJS than the student who is writing another identical answer but is not writing the constitutional essence of CRPC. What is the purpose of CRPC? How does it affect our daily lives? All this we'll start with. But ये सब जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये मेंस की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं. जब आप प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके फिर हम आते हैं कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल पे. उसके बाद हम धीरे धीरे बेलेबल नॉन बेलेबल का डिफरेंस देखते हैं.
वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। फिर सीआरपीसी में रोल किसका है? मैजिस्ट्रेट्स का है, जजेस का है, पुलिस ऑफिसर्स का है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स का है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का है, उनका क्या रोल है, फिर हम ये समझने की कोशिश करते हैं। और इसी से रिलेटेड प्रोविजंस आप साथ साथ पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन यू टॉक अबाउट कॉग्निजेबल, इट कम्स इन सेक्शन 2 क्लॉज सी। व्हेन यू टॉक अबाउट नॉन कॉग्निजेबल, इट कम्स इन सेक्शन 2 क्लॉज एल। बेलेबल एंड नॉन बेलेबल, दे कम इन सेक्शन 2 क्लॉज ए। जब हम धीरे धीरे, एंड घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब कोई और आंसर देते हैं ना, तो उनको लगता है कि अरे यार इससे तो आता है, मुझे तो ये भी नहीं पता। बहुत अच्छी बात है, नहीं पता बहुत अच्छी बात है। यू बी हैप्पी विद व्हाट यू नो, इट्स फाइन। यू आर हियर टू लर्न। आप इसलिए नहीं आए हो कि आपको सब कुछ पता है। सब कुछ पता होता तो अच्छी बात है फिर। एंड वी कैन हैव अ टेस्ट ऑफ दैट आल्सो। व्हेन स्टूडेंट्स एक्चुअली गेट डीमोटिवेटेड कि नहीं हमें इतना भी नहीं आता, या हमारा एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ, डजंट मैटर एट ऑल। कोई आसमान से उतर के नहीं आता जो जुडिशियल ऑफिसर बन जाता है। आपके और मेरे जैसे ही होते हैं जो बनते हैं। कुछ यहां से वहां पहुंचते हैं, कुछ वहां से यहां पहुंचते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच हार्ड वर्क यू आर पुटिंग, एंड देन अल्टीमेटली व्हाट इज द फॉल ऑफ लाइफ इन फ्रंट ऑफ यू। जब आप प्रीलिम्स की बात करते हो, फिर आप सेक्शंस पे आओगे। सेक्शन फॉर एग्जांपल चैप्टर 12 की हम बात करें, सेक्शन 154 से लेकर 176 ऑफ सीआरपीसी, दैट टॉक्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ investigation, information which is related to commission of cognizable and non-cognizable offenses and investigation after that. अब आप इन सेक्शंस को जब आप एनालाइज करना शुरू करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी प्री की प्रिपरेशन साथ साथ होती जाएगी। क्योंकि जब आप एफआईआर पे 3-4 क्लासेस बैठ के पढ़ोगे, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा इट्स सेक्शन 154 with the clauses. So you never prepare for pre in isolation, never, till the time your notification comes out. आप जो रेगुलर टेस्ट्स हैं उनमें तो अपीयर होगे ही, उसके बाद लेटर ऑन यू स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ओनली फॉर प्रीलिम्स। व्हेन द नोटिफिकेशन इज आउट, यू फिल द फॉर्म। उस डेट से फिर आप सिर्फ प्योरली प्री की प्रिपरेशन करते हो। मेंस की प्रिपरेशन तब आपकी नहीं होती। दैट्स अ वेरी हॉरिजॉन्टल प्रिपरेशन। 484 सेक्शंस जो सीआरपीसी में है अक्रॉस द 37 चैप्टर्स, आपको ऑलमोस्ट 50 to 60% of the provisions पढ़ने ही पड़ेंगे। You have no other option. For example, section 106 से लेकर 110, when we talk about these are security proceedings, कि भाई अगर कोई defamatory material for example सड़कों पे बेचना शुरू हो जाए, seditious material बेचना शुरू हो जाए, तो कोर्ट उनसे कह सकते हैं कि भाई आप ये नहीं करेंगे, और साथ ही साथ एक पर्टिकुलर अमाउंट का, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन का बॉन्ड आप भरिए कि आप इतने समय तक बिल्कुल भी कोई भी इस तरीके का एक्ट नहीं करेंगे। घबराओ मत, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू। लेकिन ये सवाल क्या मेंस में आएगा? कभी नहीं आएगा। I'll tell you an incident. I was once teaching IPC to a huge batch of students. And उस टाइम पे क्या हुआ कि उस बैच को पढ़ाते पढ़ाते there was an incident दैट मैं कहता था कि क्वेश्चंस जो आ रहे हैं हम उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। और एक स्टूडेंट था, वो आया कि सर आपने तो सिर्फ 35% ही आईपीसी पढ़ा है। लास्ट में था मैं, बिल्कुल लास्ट 4-5 लेक्चर्स ऑफ आईपीसी, आपने तो 35% ही पढ़ा है। मैंने कहा ये कैसे, सिर्फ 35% ही पढ़ा है? कहते हाँ आपने 35% ही पढ़ा है। मैंने कहा कैसे? कहते आपने ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन नहीं पढ़ा। मैंने कहा इससे सवाल कितनी बार आया है पूरी लाइफ में? कितनी बार ही आया है? 10 साल में एक बार भी आया है? अभी पढ़ा पढ़ा के आपका समय बर्बाद करा जाए? व्हाई, व्हाट फॉर? अब मैं आपको फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन 4 दिन में खत्म करा दूं पूरा चैप्टर फ्रॉम 154 टिल 176, लेकिन अरेस्ट विच इज चैप्टर 5 सेक्शन 41 टिल 60 कैपिटल ए, मैं उसके लिए 10 दिन ले लूं? हाउ इज इट जस्टिफाइड? इट्स नॉट जस्टिफाइड। यू नीड टू लिमिट योर बाउंड्री ऑफ प्रिपरेशन ऑल्सो एट द वेरी सेम टाइम। आपको सिर्फ एमलेस प्रिपरेशन नहीं करनी, और तभी प्री की प्रिपरेशन बहुत हॉरिजॉन्टल होती है। डिफरेंट प्रोविजंस, कोर्ट नॉट टू अल्टर जजमेंट कहां है, विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन किस स्टेज पे हो सकता है, ये मेंस के सवाल नहीं है, ये प्रीलिम्स के सवाल।
चैप्टर ऑफ अरेस्ट, जब अरेस्ट की हम बात करते हैं, अरेस्ट से आपको हार्डली कोई प्रोविजन मिलेगा जो मेंस में पूछा जाएगा। कुछ लैंडमार्क केस पूछ लेंगे, डीके बासु, अरनेश कुमार, जोगिंदर कुमार, लेकिन आपसे मेंस में आप देखोगे ना मैक्सिमम सवाल अरेस्ट से नहीं होंगे, वो पूछेंगे 154 से, 164 से, 167 से, 173 से। आई रिमेंबर मेरे एक स्टूडेंट से इंटरव्यू में एक बार पूछा गया था कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन कहां पर, वेयर इज फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन सीआरपीसी, कैन समबडी टेल मी? वन हाउ सेक्शन 202, दैट इज पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस। कहां है फर्दर इन्वेस्टिगेशन को? कुछ वो तो रिमांड, वो तो जुडिशियल कन्फेशन की प्रोसीडिंग है। 173 सबसेक्शन 8 ये आता है ना, कभी कभार आपने सुना है फर्दर इन्वेस्टिगेशन, किसी को रिकॉल हुआ? इट्स 173 सबसेक्शन 8, राइट? और मैं आपको अगर कहूं कि ये भी गलत है तो इट इज नॉट इन 173 सबसेक्शन 8। जब आप 173 सबसेक्शन 8 के बारे में पढ़ते हैं, इट इज अ परमिसिव क्लॉज। परमिसिव क्लॉज का मतलब है ये क्लॉज आपको एक तरीके से परमिट कर रहा है, इट्स सेविंग द पावर ऑफ कंडक्टिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन, इट्स नॉट ऑथराइजिंग यू टू कंडक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन एट ऑल। लेकिन जब आप इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन सेक्शन 2 में देखते हैं, खोल के देखो, सेक्शन 2 में खोल के देखो, सेक्शन 2 क्लॉज एच देखिए, इन्वेस्टिगेशन है। सेक्शन 2 क्लॉज एच इन्वेस्टिगेशन ही है। आप में से कौन कौन बैराक नहीं लाया है? वाह क्या बात है, बड़ी अच्छी क्लास करने आए यार आप लोग। उसमें क्या लिखा है? ऑल प्रोसीडिंग्स लिखा है फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, यस और नो? तो जब ऑल प्रोसीडिंग्स फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस लिख दिया, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन सारी प्रोसीडिंग्स का पार्ट क्यों नहीं हो सकता? यू टेल मी, फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज इट फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, यस और नो? यस। तो क्या ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन which is also for the collection of evidence, can't it be covered in the clause which is section 2 clause H, which defines investigation, yes or no? You read section 173 subsection 8 with section 2 clause H and ultimately section 156 subsection 1। आप कहेंगे कि इस आदमी को क्या हुआ है, अभी हमारी ओरिएंटेशन भी नहीं हुई और हमें ये सेक्शंस बता रहे, बट नहीं, आई एम नॉट टीचिंग यू एट ऑल, I am just giving you a basic idea as to how will you be able to glance through the entire CRPC in one go when you are done with the classes। और आपकी जो समझ है, अगर आपको लगता है कि आप एक ordinary student like you who is studying on his own or somewhere else होगी, तो you're highly mistaken। ऐसा नहीं होगा। आप पूछ लीजिए किसी को जाके, किसी को ये कॉन्सेप्ट मैक्सिमम लोगों को समझ भी नहीं आएगा ये बोला क्या गया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन तो 173 सबसेक्शन 8 में, अरे आप हमें छोड़िए, जब आप एमसीक्यूज देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे डिफरेंट स्टेट्स के, वहां पे भी आपको 173 सबसेक्शन 8 ही आंसर मिलेगा। बट इज दैट सो? द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। For example, very good question. Correct. Mm-hmm. Nope, not at all. Not at all. You do not need to go from cover to cover in all the bare acts. Not at all. For example, तभी मैंने आपको कहा, for prelims you will be able to require to cover at least 70%, 60 to 70% of the provisions in entire CRPC. But for mains, that will come down to hardly 20-25%. Hardly.
20-25%. That is what we are here for. That is what we are here for. That is when our expertise kicks in to tell you what will be a question in the examination and what you can comfortably leave. %. The probability of what you have not studied to come in the exam is 100%. No. See, understand. No. Still not. You know, you do not have to study the entire Bare Act cover to cover at all. Correct. Now let me explain myself. I'll tell you. That is where we kick in. When you talk about, for example, a subject like CRPC, आपको क्या लगता है CRPC जब आप पूरे मेंस की बात करते हो, let's say, कितने क्वेश्चंस में पूरी CRPC खत्म हो जाएगी? How many mains subjective questions can you logically ferret out of entire CRPC? कितने क्वेश्चन निकाल पाओगे? 30, 35, 40, बहुत एक्सटेंड करके 50, बहुत एक्सटेंड करके 50. When you do these 50 questions from mains and at the same time you analyze all the previous year questions which have come in the examination in different states from, let's say, past 20-25 years, you will see घुमा फिरा के यही 50 सवाल बार बार पूछे गए. वही प्रोविजन, वही कॉन्सेप्ट, वही केस लॉ, different facts, same exact questions have been repeated again and again since the past 20, 25, 15, 20 years. जब आपकी prelims की बारी आती है, it is exactly the same. Let me tell you. For example, अभी राजस्थान का examination आ रहा है. In the Rajasthan Judicial Services examination, 100 MCQs are going to be shot at you in the mains, in the prelims, right? Out of those 100, 70 questions are purely from law, 15 are Hindi and 15 are English. उन 70 questions में से अगर आप मुझसे पूछो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इन CRPC, अगर आप मुझसे पूछो एक चैप्टर है विच इज रिलेटेड टू रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स एंड प्रोसीडिंग्स, सेक्शन 105 कैपिटल ए से शुरू होता है, और अगर आप मुझसे पूछो कि पिछले 20 सालों में उस पर्टिकुलर चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, तो द आंसर विल बी 1. इन 2021 Rajasthan prelims there was a question from that particular chapter. So the probability of a question coming from that particular chapter is 100%. There can definitely be a question, but at the same time, how much has that particular provision be repeated in the examination? The answer is 1 out of 25 years. So will you focus on section 105 capital A or will you focus on the chapter of investigation? Investigation. क्योंकि वहां से आपके 50% of the questions बन रहे हैं. अब if I tell you or if anybody for that matter tells you कि भाई मैं बता दूंगा कहां से सवाल आएगा and you are bound to succeed, वो व्यक्ति सही बात नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं कह रहा, बिल्कुल भी नहीं कह रहा. I can definitely tell you probability कहां से ज्यादा है, कहां से क्वेश्चन रिपीट होंगे, और डेफिनेटली वहीं से रिपीट होंगे, दैट्स फॉर श्योर. बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर मैं बोलूं कहीं और से सवाल आएगा ही नहीं, मैं तो झूठ बोल रहा हूं, बिकॉज ना मैं पेपर बना रहा हूं ना आप पेपर बना रहे हैं. So the probability of question coming from those areas which you have left out is 100%. It's 100%. Definitely आ सकता है question. But कितनी बार रिपीट हुआ है और कितने क्वेश्चन आ जाएंगे? It's not a quiz competition. कुछ भी पूछना और आपको फेल करना एग्जामिनर का मोटिव नहीं है. एग्जामिनर का मोटिव ये है कि वो आपसे ये पूछे और समझने की कोशिश करे कि क्या आपको जितना जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को लॉ पता होना चाहिए, क्या वो आता भी है कि नहीं. क्या आपको पता है कि अगर आपके सामने कोई कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए एक व्यक्ति आया है तो आपको क्या सेफगार्ड्स अडॉप्ट करने हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड, आपको किस सिचुएशन में रिमांड ग्रांट करनी है पुलिस को, किस सिचुएशन में जुडिशियल कस्टडी देनी है, ये आपको पता भी है कि नहीं. देयर मोटिव इज टू सी कि आपको पता है व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन. क्या पुलिस वाला जस्टिफाइड था एक अरेस्ट करने में या नहीं.
उनको ये नहीं पूछना आपसे कि बताओ कितने अपेंडिसेस हैं पूरे सिविल प्रोसीजर कोड में। पता है किसी को कितने अपेंडिसेस हैं? क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? उन्हें ये नहीं देखना कि कौन सीपीसी सीआरपीसी का भगवान है, नहीं, उनको ये नहीं देखना। मोटिव गेट्स डिफीटेड इफ दे आस्क सच क्वेश्चंस। हाँ, लेकिन हर सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन वन वे वेर योर मेमोरी इज बीइंग टेस्टेड, और वो ऑटोमेटिकली जब आप क्लास में होगे ऑटोमेटिकली वो चीजें आपके साथ बिल्कुल स्ट्रीमलाइन होती चलेगी, बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। प्री की प्रिपरेशन हॉरिजॉन्टल रहती है। यू आर बेसिकली रिक्वायर्ड टू जंप फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन टू सेक्शन एंड देन सी व्हाट ऑल प्रोविजंस आर इंपॉर्टेंट। अब वो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कैसे मिलेंगे आपको? एक तो आप पहले मेंस की प्रिपरेशन हमारे साथ कर ही रहे हो, साथ साथ टेस्ट पेपर्स आप सॉल्व करोगे। यू हैव टेस्ट्स, यू नो दैट राइट? यू विल बी हैविंग टेस्ट पेपर्स इन द फाउंडेशन कोर्स इटसेल्फ। आप वो टेस्ट पेपर्स सॉल्व करोगे, साथ ही साथ आप हमारे साथ बैरैक्ट रीडिंग भी करोगे। योर बैरैक्ट प्रोविजंस will automatically get sorted out when you are reading the bare act with us। वो एक्सपीरियंस से ही आएगा। मैं आपको बताता जाऊं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। जब तक आप क्लासेस में होंगे नहीं तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा फॉर श्योर। तो वो प्री की प्रिपरेशन जो होगी वो हॉरिजॉन्टल होती है। अच्छा सर, फिर भी आप एक बात बताओ, कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रोविजन हमारे एग्जामिनेशन में आने वाला है? करेक्ट, यू एनालाइज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यू एनालाइज किस एरिया से कितने सवाल पूछे गए, किस एरिया से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, किस एरिया से 15 साल में एक सवाल आया है, किस एरिया से उसी एरिया से 10 सवाल आए। यू विल हैव टू एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड देन अंडरस्टैंड। आपको मैं बताऊं, आप कभी ट्राई करना स्पेसिफिकली फॉर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। व्हाट यू कैन डू इज यू वंस ट्राई that whatever questions have been asked in the past 20-25 years, कोई भी एमसीक्यू की किताब लीजिए, उसमें सिविल प्रोसीजर कोड के आप क्वेश्चंस देखिए, आपको पता चलेगा कि सिविल प्रोसीजर कोड से हर साल मैक्सिमम क्वेश्चंस हैव बीन रिपीटेड। मैक्सिमम क्वेश्चंस हैव बीन रिपीटेड इन द प्रीलिम्स। बच्चों को सीपीसी से बहुत डर लगता, कितने हैं वैसे यहाँ पे जिनको सीपीसी से बड़ा लगता है कि बड़े घबराहट है, नहीं हो पाता? सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, बाकी बड़े डेयरिंग हो यार, आता है सीपीसी अच्छे से? बताओ कितने हैं जिनको डर लगता है सीपीसी से, घबराहट होती है, परेशानी होती है कि नहीं हो पाएगा? आपको आता है? नहीं, पता है नहीं तो डर कैसे लगेगा? ये भी बात ठीक, ये ठीक बात है। जब तक अभी तक फेस ही नहीं करा तो डर कैसे लगेगा? करेक्ट। जैसे अभी तक मेरे साथ पढ़ा ही नहीं तो पता कैसे चलेगा? ट्रू। बट सीपीसी से आप देखोगे 100% ऑफ द क्वेश्चंस आर रिपीटेड। कोई नया सवाल किसी ईयर में इजाद ही नहीं होता, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते। आप कितने सवाल एमसीक्यूज निकाल लोगे सीपीसी से? नहीं निकाल सकते। वही घूम फिर के 150-200 सवाल हैं जो एमसीक्यूज में बार 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 पूछे जाते हैं। ऑप्शन को क्वेश्चन, क्वेश्चन को ऑप्शन बना देते हैं। ना उनके पास काम है ना वो हमें जीने देते। यही होता है, वो ऑप्शन को क्वेश्चन बना देंगे, क्वेश्चन को ऑप्शन बना देंगे, अल्टीमेटली वही चीज आपसे बार 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 पूछते रहते हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जब आप एनालाइज करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको पता चलेगा कि आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन इज वन ऑफ द इजीएस्ट। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये नहीं करेंगे, नहीं करते। वो वही करेंगे, वो क्या करेंगे? बैर एक्ट उठाए, सेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी टिल सेक्शन 484 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 484 ऑफ सीआरपीसी से फिर वापस सेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी तक। कैसे पढ़ोगे ऐसे? आपका लॉजिकल फ्लो ही नहीं बना। सेक्शन 1, 2, 3, 4 से जब आप पढ़ना शुरू करोगे सीआरपीसी, आपको पूरी की पूरी सीआरपीसी स्कैटर्ड लगेगी। जब तक आप सेक्शन 154 से नहीं शुरू करोगे बेसिक सीआरपीसी, दैट इज जब भी किसी के साथ ऑफेंस होता है क्या करते हो? सबसे पहले जाके कराते हो ना, रिपोर्ट लिखवाते हो ना, एफआईआर है या एनसीआर है वो तो बात की बात है, पर जाके इंफॉर्मेशन देते हो ना पुलिस वाले को। जब तक वो ही नहीं पढ़ोगे तब तक आप अरेस्ट कैसे पढ़ सकते हो? मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे। यू विल गेट टू नो दैट व्हाट will be the flow of the entire subject right in front of you, and it's not very difficult, let me tell you. It's very simplistic, very easy, very straightforward also. जब आप मेंस की प्रिपरेशन की बात करते हो, मेंस की प्रिपरेशन इज वर्टिकल।
द प्रिपरेशन फॉर मेंस इज वर्टिकल. यू हैव द इंटायर सब्जेक्ट इन पॉकेट्स, और उन्हीं पॉकेट्स में यू हैव टू गो deep down and very very deep in the entire concept. For example, when we talk about the concept of default bail, आपने सुना default bail के बारे में? जिन्होंने नहीं सुना कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं. डिफॉल्ट बेल 167 सबसेक्शन 2 प्रोवाइजो क्लॉज ए सब क्लॉज 2, ये हम पढ़ेंगे तब समझ जाओ. लेकिन ये 167 में डिफॉल्ट बेल क्या होती है? डिफॉल्ट बेल होती है कि भाई पुलिस वाले को बोला था इतने साल की सजा का ऑफेंस है, उसके हिसाब से 60 दिन या 90 दिन के अंदर तुम्हें चार्जशीट फाइल करनी. मतलब अपना काम खत्म करो और जज साहब को काम सौंप दो. चार्जशीट फाइल करो, रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन फाइल करो कि भाई ये एविडेंसेस तुम्हें मिले हैं, और साइड हो जाओ, फिर जज साहब को काम करने दो. अब आपने वो नहीं करा, तो उसका क्या मतलब है? जो अरेस्टेड पर्सन है उसको जब तक मन चाहे जेल में रखेंगे? नो, कुछ तो एक टाइम लिमिट होनी चाहिए. कहीं तो आप जाके एक पॉइंट पे ये सोचोगे कि इस पर्टिकुलर अरेस्टेड पर्सन को अब हम क्यों जेल में रखें, पर्पस क्या है? इन्वेस्टिगेशन पुलिस खत्म कर ही नहीं रही. तो इसीलिए डिफॉल्ट बेल का कॉन्सेप्ट है, वो आप समझोगे क्या है. लेकिन जब आप डिफॉल्ट बेल की बात करते हो सीआरपीसी में, ये चैप्टर 12 का इट बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंटायर चैप्टर 12 विच इज डिफॉल्ट बेल. लेकिन वहीं पे अब अगर आप बात करो सेक्शन 162 की, 162 यानी कि वो सेक्शन जो बात करता है कि अगर आपने इन्वेस्टिगेशन की ड्यूरेशन में, जब जांच पड़ताल हो रही है, अगर आपने पुलिस वाले को कोई स्टेटमेंट दे दी, तो क्या उसको कोर्ट में यूज करा जा सकता है कि नहीं? जब आप उस पर्टिकुलर प्रोविजन की बात करो, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. डिफॉल्ट बेल से 20 साल में हो सकता है सारे जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 50 to 60% टाइम सवाल आया हो, 162 से 40% आया है. जब आपसे बात करेंगे एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर, एफआईआर की एक्चुअल एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, उससे जब आप सवाल देखोगे तो आपको मिलेगा वो भी 40-50% टाइम सवाल पूछा गया है. लेकिन अगर आपसे अब मैं पूछूं कि अपील से कितनी बारी सवाल आया है, हार्डली 5-7%. कभी कोई सवाल 5-7 सालों में एक बारी आ गया तो आ गया. तो इसका क्या मतलब है सर? 5-7 सालों में 1-2 बारी सवाल आएगा तो हम नहीं पढ़ेंगे? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल पढ़ेंगे हम. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम उस टॉपिक को छोड़ देंगे, छूटेगा कुछ भी नहीं. बट आपका फोकस कहां होना चाहिए? कवर टू कवर बेयर एक्ट, या आपका फोकस उन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स पे होना चाहिए जो कॉन्सेप्ट्स आपको अल्टीमेटली एक अच्छा जुडिशियल ऑफिसर बना देंगे? You have to have focus on those concepts. Cover to cover reading, I tell you, there are a lot of students, you go out, step out and ask them. बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ कवर टू कवर रीडिंग ही कर, और वो कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं. वो प्रीलिम्स के मास्टर बन गए हैं, पर मेंस किसी का क्लियर ही नहीं हो रहा, हो ही नहीं रहा. अब आई एम टेलिंग यू, जो डीजीएस का भी एग्जामिनेशन हुआ है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो डीजीएस के एग्जामिनेशन का लेवल बहुत आसान था. कट ऑफ हाई चली गई बिकॉज आसान पेपर आया, कट ऑफ काफी हाई चली गई, समवेयर क्लोज टू 160 प्लस थी कट ऑफ, 168. अब वो कट ऑफ बहुत हाई चली गई. हुआ क्या है? वो इजी पेपर होने की वजह से वो सब जो पीटी के मास्टर थे, प्रीलिम्स के मास्टर थे, वो सब निकल गए. और अब मेंस में देखना पूरा रिजल्ट उल्टा हो जाएगा. एंड देन व्हाट काइंड ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स आर वी गोइंग टू हैव? ओनली दोज सिलेक्टेड फ्यू जो डीजेएस का मेंस क्लियर कर पाए. और हर स्टेट की अपनी अलग प्रिपरेशन होती है. आपको अलग प्रिपरेशन करनी है? द आंसर इज नो. आपकी प्रिपरेशन वही चलेगी जो हर स्टेट में एप्लीकेबल है, बट येट हर स्टेट की अलग प्रिपरेशन है. आई विल एक्सप्लेन माई सेल्फ. जो आप पढ़ोगे, जो आप यहां पे समझोगे, दैट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट ऑल स्टेट्स इन द एंटायर कंट्री. एग्जाम्पल देता हूं. फॉर एग्जाम्पल डीजीएस का सवाल जब आप देखोगे तो डीजीएस में कभी कभार 1.5 पेज का तो सवाल ही होता है. बहुत बड़े बड़े फैक्चुअल सिनेरियोज, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड फैक्चुअल मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा, और देन अल्टीमेटली यू विल हैव टू आंसर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट फैक्चुअल मैट्रिक्स.
लेकिन जब आप राजस्थान का पेपर देखते हो फॉर एग्जाम्पल, वहां पे ऐसा नहीं होता। राजस्थान के पेपर में आपको पर्टिकुलर एक स्पेस प्रोवाइडेड होती है और उसी में आपको अपना आंसर लिखना होता है। एंड द क्वेश्चंस आर वेरी डायरेक्ट, क्वेश्चंस आर वेरी थ्योरेटिकल, दे आर नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल इन नेचर। उसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती कि आपने बहुत सारे फैक्ट्स को एनालाइज करना है एंड देन अल्टीमेटली यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। नो, इट्स अल्टीमेटली अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरेटिकल पेपर। लेकिन आपकी प्रिपरेशन क्या उस थ्योरेटिकल पेपर के हिसाब से हो गई या फैक्चुअल? दोनों। योर प्रिपरेशन विल बी अल्टीमेटली फॉर बोथ द लेवल्स ऑफ एग्जामिनेशन। चाहे वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रैक्टिकल सिनेरियो दे दें आपको, या आपको एक बहुत सिंपल थ्योरेटिकल पेपर आ जाए, दोनों तरीके से आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल स्ट्रीमलाइन चले। लेकिन मेंस के लिए वी विल हैव टू आइडेंटिफाई टॉपिक्स कि कहां कहां से किस किस एरिया से सवाल आ रहा है। और टॉपिक्स हमेशा स्टैटिक नहीं होते, सेम नहीं होते, उन टॉपिक्स में बदलाव भी आते रहते। फॉर एग्जाम्पल अगर अब मैं अभी की बात करूं, आई एम प्रिटी श्योर देयर विल बी अ क्वेश्चन फ्रॉम द एरिया ऑफ डिफॉर्मेशन इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन। आएगा, बिकॉज चर्चा में है वो टॉपिक, बिल्कुल आएगा। देयर विल बी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर पॉलिटी की बात करें तो आप देखना आर्टिकल 324 से आपको क्वेश्चन आएगा, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कोई ना कोई सवाल आ सकता है, बिकॉज वो चर्चा में है टॉपिक्स, दे आर क्वाइट दे आर क्वाइट इन डिस्कशन। और आपको ये एग्जामिनेशन के अंदर डेफिनेटली देखने को मिले। अब इतनी लंबी चौड़ी चर्चा का बेसिक मतलब क्या है? that understand that when you are preparing for judicial services examination, it's a lot of fun and games. आज आपको शायद लग रहा हो कि ये तो बहुत जबरदस्त लेवल का सत्संग हो गया हमारे साथ, बट व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, लग रहा है ना, बट व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, जब आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ोगे, मैं एकदम से तो खुल के आपके सामने नहीं आ सकता ना कि हाँ जी बताओ क्या हाल है, नॉट हैपन। भाई जो बच्चे अभी नए नए आए हैं या जो आने वाले हैं, वो भी तो डर जाएंगे कि पढ़ा रहे हैं कि खेल रहे हैं। बट लेटर ऑन व्हेन यू मूव फॉरवर्ड इन द प्रिपरेशन, आपको समझ आएगा दैट इट्स अ लॉट ऑफ फन एंड गेम्स, बट योर रेगुलरिटी, योर पंक्चुअलिटी एंड योर डेडिकेशन इज अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू पे। आई नो स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट होके जब आते थे, उनके पेरेंट्स बताते हैं कि उनके पास जो आज वो कपड़े पहनकर आए हैं नए, वो कपड़े भी उन्होंने सिलेक्शन के बाद खरीदे, पेरेंट्स ने। I have heard such students, not my student, but I have heard such students जिनके पेरेंट्स रोते रोते ये बताते हैं कि आज जो हम कपड़े पहनकर आए ना, जो नए कपड़े हमने लिए हैं, हमने 10 सालों में कपड़े नहीं लिए थे, हम सोच नहीं सकते थे कि हम ऐसे कपड़े लेंगे। और जो सिलेक्ट हुआ है ऑफिसर, अभी तक उनके पास, जब वो आए हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तब तक उनके पास वही टेप से जुड़ा हुआ फोन है जिससे वो बात कर रहे हैं। इमेजिन द लेवल ऑफ डेडिकेशन पीपल हैव। आप कहोगे सर ये बहुत दूर की बात है, हम तो यहाँ बैठे हैं, हम आराम से पढ़ लेंगे और सब कर लेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, दैट्स फाइन, बट डेडिकेशन तो उतनी होनी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति भी, जब आप यहां पर बैठ के पढ़ रहे हो, वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं बैठ के पढ़ रहा है, और उसके पास वो डेडिकेशन है, और वो वही प्रीलिम्स देगा, वही मेंस देगा, वही इंटरव्यू में अपेयर होगा जिसमें आप होने वाले हो। तो क्या आप उसके ऊपर एज ले पाओगे? दैट इज अ क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क योरसेल्फ। मैं आपको बताऊं, आई एम नॉट डिफ्लेक्टिंग, बट एक टीचर का रोल अल्टीमेटली ऐसे एग्जामिनेशंस में 20-25% से ज्यादा नहीं होता, क्योंकि हम वही चीज करेंगे अल्टीमेटली जो आपके लिए एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए रिक्वायर्ड। विल डू दैट फॉर श्योर, बट द रेस्ट ऑफ द प्रिपरेशन इज ऑल फॉर यू। वो आप ही को करनी है, आप ही को समझना है, और अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू परफॉर्म इन द एग्जामिनेशन। यू आर इन दैट स्टेट जहां आपको ही परफॉर्म करना है उस एग्जामिनेशन में। नींद आ रही है? ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है।
नहीं आ जाता? किसी को कोई सवाल है वैसे? एनीबडी हु हैज सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन? घबराओ मत, मैं इतना लंबा आंसर नहीं दूं, पर कोई क्वेश्चन है किसी के दिमाग में? बताओ, पूछो। ओके। हम्म 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 ओके ओके। जब आप अपने आंसर की बात करते हो, डीजेएस, हरियाणा, दे आर टू स्टेट्स जहां पे आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ माइंड बहुत ज्यादा वर्क करती है, और जहां आप जब अपनी रीजनिंग देते हो, दैट वर्क्स वंडर्स। बट फॉर एग्जाम्पल स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, स्टेट्स लाइक राजस्थान, स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे आपको ज्यादा एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है, बल्कि क्वेश्चन का पैटर्न इस तरीके का है कि आपकी रिकॉल मेमोरी वर्क कर रही है। जो आपने 2.5-3 महीने पहले पढ़ा था ना, फॉर एग्जाम्पल आपने शॉर्ट नोट पढ़ा था रिलेटेड टू 0 FIR, आपकी वो रिकॉल मेमोरी काम कर रही है और आपको वो शॉर्ट नोट के बारे में अल्टीमेटली आंसर लिखना है। उसमें ज्यादा एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है, वो बहुत थ्योरेटिकल। दोनों ही आंसर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिखोगे। जब आप किसी फैक्चुअल सिनेरियो का आंसर लिखोगे, वो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग से ही आ रहा है। जब आप एक थ्योरेटिकल आंसर लिखोगे, वो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग से आ रहा है। बट एरिया बहुत लिमिटेड है, वहां आप बहुत दिमाग लगा के और अपना जितना आप फैक्ट्स को एनालाइज कर सकते हो, वो पूरी जान लगा के उस आंसर को लिख रहे हो। लेकिन जब आप थ्योरेटिकल आंसर की बात कर रहे हो, उसमें भले ही वो आपके अपने शब्द हो, लेकिन वो बहुत सिंपल आंसर है, स्ट्रेट अवे आपने कॉन्सेप्ट बताया एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड कर गए। वहां पे एनालिसिस की जरूरत नहीं। फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू अ लॉन्ग फैक्चुअल मैट्रिक्स, बहुत सारे आपको मैंने एक फैक्ट्स का एक सेट दे दिया, उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ना, विच लॉ विल बी एप्लीकेबल इन व्हाट पर्टिकुलर सेंस। लेकिन अगर मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन बोलूं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 0 FIR, डू यू हैव टू अप्लाई योर माइंड दैट मच? यस और नो? You will simply be required to write an answer related to the concept of 0 FIR. इसके अलावा और कुछ नहीं, right? Anybody else? Somebody else also had a question. Yes. ये तो सवाल फंडामेंटली गलत है, गलत है। क्योंकि जब न्यू लॉज इनैक्ट हो जाएंगे, 1 जुलाई डेट है ना, जब न्यू लॉज इनैक्ट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली ओल्ड लॉज रिपील हो जाएंगे। आप अगर न्यू लॉज की लास्ट में जाएंगे, तो हर एक इनैक्टमेंट के बाद में रिपील एंड सेविंग्स का एक क्लॉज होता है। आप वो देखेंगे तो आप अगर आप कहो कि मेरे को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से सवाल आएगा, वैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इस टाइटल का क्या लॉजिक है? किसको पता है? कोई आइडिया? CRPC विच इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसको भारतीय नागरिक, इसमें नागरिक की सुरक्षा कहां है? चलो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी नहीं, अभी ऑनलाइन। लेकिन मैं आपको जो आपका सवाल का जवाब दे दूं, जब BNSS लागू हो जाएगा, CRPC 1973 रिपील हो जाएगा, तो देयर विल बी नथिंग कॉल्ड CRPC 1973 जिससे आपको सवाल आए। सारे सवाल BNSS से ही आए। इंटरव्यू में हो सकता है वो पूछ ले आपसे कुछ सवाल आपकी मेमोरी पे बेस, वो भी कम पूछेंगे, बिकॉज दे ऑल्सो अंडरस्टैंड, राइट? तो BNSS 2023 जब लागू हो जाएगा, सारे सवाल वहीं से। CRPC 1973 से कोई सवाल नहीं पूछा जाए। जब भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हो जाएगा, तो इंडियन पीनल कोड 1860 से कोई सवाल नहीं आएगा। और अगर आप नेक्स्ट सवाल पे आओ कि यहां पे क्या पढ़ाया जाएगा आपको, यहां पे CRPC 1973 को एज द बेसिस रखकर आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन करवाया जाएगा ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023।
वो कंपैरिजन साइड बाय साइड चलता रहे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सेक्शन 154 से लेट अस से 162 तक पढ़ लोगे इन सीआरपीसी, तो फिर उसके बाद सेक्शन 173 ऑफ बीएनएसएस ऑनवर्ड्स आपको पढ़ाया जाएगा। बेसिकली कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शंस आपको साथ साथ करवाए जाएंगे। सो यू विल बी बेसिकली हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ एन एज ओवर ऑल द अदर एस्पिरेंट्स जिनको अभी तक सीआरपीसी आईपीसी पढ़ाया जा रहा है। वो पैरेलल चलता रहेगा आपके साथ। एनी अदर क्वेश्चन? केस लॉस का क्या होगा? कुछ पढ़ने हैं? क्या करना है? क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। प्रोविजन चेंज हुआ है, कॉन्सेप्ट थोड़ी बदला है। हो सकता है कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ऐड हो गई हो सकता है कोई टाइमलाइन बदल गया हो या टाइमलाइन नई इंट्रोड्यूस हो गई हो। फॉर एग्जांपल, चार्जशीट की अभी तक कोई टाइमलाइन थी नहीं, अब टाइमलाइन इंट्रोड्यूस हो गई। सो देयर कैन बी सच काइंड ऑफ चेंजेस, बट डज दैट मीन दैट अब से मतलब डीके बासु की जो गाइडलाइंस थी वो फॉलो नहीं होंगी? नो, द सेम गाइडलाइंस विल बी रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड। एंड केस लॉज से मैं आपको बताऊं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है एस्पिरेंट्स के मन में कि केस लॉज जितने हैं ये सारे पढ़ने हैं। बहुत केस लॉज हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे ना एग्जामिनेशन में पूछते भी हैं, गिव रीजनिंग अकॉर्डिंग टू लीगल प्रोविजंस एंड केस लॉज। बहुत बारी क्वेश्चन में ही लिखा होता है। तो देयर आर टू आंसर्स टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नंबर वन, जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे, और ट्रस्ट मी ऑन दैट, धीरे धीरे करके जब आप क्लास में आगे बढ़ोगे, जाके धीरे धीरे करके जब आप आगे क्लास में बढ़ोगे, धीरे धीरे, हाँ पानी पिला तो पिला, हाँ ऐसे मारो ऐसे। जब आप धीरे धीरे करके आगे क्लास में बढ़ोगे तो वो केसेस धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएंगे। और जो केसेस, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट है, अब यू स्टार्ट रीडिंग ऑल केसेस इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट्स अ यूजलेस एक्सरसाइज। इट्स अ यूजलेस एक्सरसाइज, है ना मैम? यूजलेस है कि नहीं? बताओ। अभी है ना, तभी बोल पाओगे जब सुन रहे, है ना? कैसे हो? क्या बोला मैंने अभी? हाँ, लैंडमार्क केसेस, बिल्कुल करेक्ट। आऊंगा अभी, धीरे 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 धीरे। जहाँ केस लॉस की बात है, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस आपको डेफिनेटली करा दिए जाएंगे। जो केसेस आपने नहीं पढ़ने उनका आपको रेशियो बता दिया जाएगा। और एग्जाम में भी अगर केस लॉ याद नहीं आ रहा, कोई बात, आप फैक्ट्स लिखाओ, जजमेंट लिखाओ, जो उसके रीजनिंग है वो याद है वो लिखाओ, इट विल बी मोर देन इनफ। मार्क्स आर नेवर नेवर डिडक्टेड फॉर नॉट राइमिंग, फॉर नॉट राइटिंग द नेम ऑफ द केस, नेवर डिडक्टेड। पर हो सकता है आधा नंबर ज्यादा मिल जाए अगर केस लॉ लिख दिया, हो सकता है और आधा नंबर मिल जाए अगर कोर्ट का नाम भी लिख दिया। साइटेशन नहीं लिखनी, साइटेशन कभी याद नहीं करनी, कभी पूरी साइटेशन याद करनी शुरू कर दी तो नहीं, साइटेशन कभी याद नहीं करनी। ईयर, ज्यादा से ज्यादा कभी कोर्ट का नाम कि सुप्रीम कोर्ट था या कौन सा हाई कोर्ट था, अगर वो याद रह जाए तो। कभी कभार जजेस का नाम, फॉर एग्जाम्पल अब एक स्टूडेंट था जिसने केशवानंद भारती का पूरा जो नाम है वो लिखा। किसी को पता है? अरे वाह, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये पूरा नाम है। और कोई? ऐसा आंसर मत देना। पर देखो, मैं भी अपने आप को बहुत कंट्रोल करके सत्संग सुना रहा हूँ, इसलिए मुझे सुनाने दो शांति से। इसीलिए अब बताइए, केशवानंद भारती का किसी को पता है पूरा नाम? नहीं पता? हम्म His Holiness केशवानंद भारती श्रीपद गलवरू वर्सेस द स्टेट ऑफ,
किसी ने अगर ये पूरा नाम लिख दिया तो ऑफ कोर्स एग्जामिनर को लगेगा अरे वाह हीरा मिल गया, नंबर ज्यादा मिल गया, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आधा नंबर ज्यादा मिल जाएगा, 1 नंबर ज्यादा मिल जाएगा। अब यही तो डेडिकेशन है आपकी, क्योंकि मैं जब आपको अगर केशवानंद भारती पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ ये नहीं पढ़ाऊंगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि केशवानंद भारती के अंदर देयर वाज नॉट जस्ट दिस वन केस, देयर वर 3 अदर केसेस व्हिच वर कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेशन ऑफ केसेस पता है, 2 4 5 10 केसेस को एक साथ करते हैं कि भाई आओ एक साथ निपटा दे तुम्हें। वही हुआ था, केशवानंद भारती था, 3 और अलग केस थे। अब उसका नाम बता के नहीं डराऊंगा मैं, क्योंकि वो और भी बड़े बड़े नाम। शाबाश, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती ओवररूल्ड गोलकनाथ, इट वाज नॉट कंसोलिडेटेड इन केशवानंद भारती। ये तो बहुत मेहनत है मुझे लग रहा है, क्यों? सही बात है कि नहीं? तो केस लॉज जब आप नहीं लिखते हो कभी भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स राइटिंग द केस लॉज इज बेटर। फॉर एग्जांपल एक बार एक स्टूडेंट से पूछा गया था इंटरव्यू में कि वो कौन से जज थे जिन्होंने बेसिकली टिल्ट करा था। केशवानंद भारती की मेजोरिटी पता है किसी को? 7:6 थी, है ना? अरे भाई बता दो, तो केबीसी में भी सवाल आया, 7:6 थी ना। तो 7:6 में से जो वो टिल्ट करा था, 6:6 को 7 जिसने करा था, वो जज का नाम क्या था? वो खन्ना थे। हाँ, हमारे दोस्त है, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस HR खन्ना। ये मैंने क्यों बताया? ऐसे ही नहीं, मजा तो आया बोलने में मुझे ये। इसके साथ एक और कारण है, एग्जामिनेशन में और इंटरव्यू में नंबर नहीं मिलते अगर आप बोलते कौन थे, HR खन्ना। भाई वो हमारी किराने की दुकान के ओनर नहीं है, ही इज अ जज। हाउ डू यू राइट हिज नेम? ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस HR खन्ना। और अगर कोई बहुत महान आदमी और होगा तो बोल देगा ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस हंसराज खन्ना, पूरा नाम बता। लेकिन ऐसे नहीं बोलना HR खन्ना, AN रे, DY चंद्रचूड़। दिस इज नॉट द वे यू टेल द नेम ऑफ अ जज, ठीक है? आप भी कभी वही बनोगे ना, कोई बोल देगा ना ऐसे ही। आती है ना बड़ी एक मीम, बड़ी वायरल है कि जज क्या क्या कर सकता है ना? धीरे धीरे याद आ इसी को कहते हैं रिकॉल मेमोरी, यही प्री में काम भी आएगी। एनीवे, तो जब आप मेंस की प्रिपरेशन करते हो तो पॉकेट्स में होती, केस लॉ साथ साथ चलते रहे। इंटरव्यू इज बेसिकली योर पर्सनालिटी टेस्ट, जहां पे आपकी कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन है वो देखी जाती है। अब प्रेजेंटेशन मतलब वो कोई रैंप वॉक नहीं होती वहां पे। प्रेजेंटेशन का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप अपना कॉन्सेप्ट कितनी अच्छे तरीके से आइटरेट कर सकते हो, आपको कितनी नॉलेज है अंडर प्रेशर व्हेन अ पर्सन राइट इन फ्रंट ऑफ यू इज ट्राइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन, राइट? अब जैसे कुछ अच्छे बहुत बढ़िया लेवल के प्रेमी होते, प्रेमी पता है क्या होते हैं ना? प्रेमी ऐसे क्यों देख रहे हो भाई? प्रेमी प्रेमी होते हैं ना, तो बहुत लंबे लंबे पत्र लिखते हैं, लॉट ऑफ नाइस वर्ड्स, बहुत अच्छी आर्टिकुलेशन, बहुत लंबा सा एक लव लेटर लिख देंगे। और अगर सामने पूछ लिया बताओ राहुल तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं, तो क्या बोल पाते हैं? उनको यही देखना है कि राहुल कितना प्यार करता है तुमसे। दैट्स वन। वो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इंटरव्यू में आपके पास कितनी कैपेबिलिटी है अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस करने। और कभी कभार वो ये भी देखते हैं कि एक ही क्लास में 2 लोग अलग डिस्कशन कैसे कर सकते, क्यों? क्या डिस्कशन कर, बताओ? इतना तेज मुस्कुरा के पढ़ाई पढ़ाई बहुत ज्यादा करनी है। मुझे लगा कि इस बात पे हंस रहे तो ये ना लिखो प्रेम बहुत ज्यादा है। दोनों में से किसी की ऐसी समस्या, उसके लिए मेरा अलग ऑफिस है वहां ना। जब इंटरव्यू की बात आती है अल्टीमेटली इट्स अ पर्सनालिटी टेस्ट, जहां पे वो देखना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने रिस जुडिकाटा के बारे में लिख तो दिया, लेकिन क्या रिस जुडिकाटा के बारे में अगर हम आपसे मुजबानी फैक्ट्स बोल के पूछें तो क्या आप आंसर कर सकते हो? और सिर्फ ये नहीं, इतने क्रिएटिव हो गए हैं हमारे हाईकोर्ट के जजेस दैट अभी रिसेंटली जो DJS का हुआ था ना इंटरव्यू, मुश्किल से
6-7 मिनट का चलता है इंटरव्यू, मैक्सिमम हद मार के 8-10 मिनट लगते हैं उन्हें पूरा इंटरव्यू खत्म करने में, वो भी बहुत ज्यादा है। 3 मिनट, 3.5 मिनट, 4 मिनट, 2.5 मिनट, 5 मिनट मैक्सिमम डीजेएस का इंटरव्यू इतना ही लंबा होता है। पता है लास्ट सवाल क्या पूछा? कभी किसी लॉ से, कभी किसी लॉ से, कभी कहीं से, कभी कहीं से, पूरा भारत घूम के उन्होंने लास्ट सवाल पूछा, अच्छा बताओ व्हाट इज 10% ऑफ 550, व्हाट इज 20% ऑफ 800। मतलब पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाओ लॉ के आंसर्स देते देते, और अल्टीमेटली लास्ट में क्या, एक मैथ्स का सवाल पूछ लिया। अब उसका गलत आंसर दे दोगे तो कोई सिलेक्शन ऐसा नहीं है कि आपका नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सर फिर पूछा क्यों? मजा आ रहा था परेशान करने में? नहीं, पूछने का बेसिकली मकसद ये था कि जब आपको हमने एक स्ट्रीम ऑफ थॉट पे छोड़ दिया और एक ही तरीके के सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, तो आपका कंसंट्रेशन स्पैन यहां है कि कहीं और है। उनको यही देखना है कि आपसे जो हम सवाल पूछ रहे हैं आप उसी का जवाब दे रहे हो कि घबराहट में कुछ भी बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल पूछा, सीआरपीसी का पूछा, सीपीसी का पूछा, आईपीसी का पूछा, एविडेंस का पूछा, वो ज्यादा एडीआर पे फोकस करते हैं, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट पे फोकस करते हैं, एलएलपी पे, आईपीआर पे फोकस करते हैं। मतलब ऐसे ऐसे सवाल आते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जब एक कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट होता है उसका और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का क्या लेना देना, ये तक सवाल आते हैं। वो भी समझ आएगा आपको धीरे धीरे करके। बट इस तरीके के सवाल पूछते तो वो देखना चाहते कि आप हमारे साथ हो, सवालों को सुन रहे हो, या घबराहट में कुछ भी जो मन में आए वो बोलते चले जा रहे हैं। अब देखो कैसे पढ़ोगे इसके लिए। अब ना तो वो कवर टू कवर काम आएगा, ना कॉन्सेप्ट काम आएगा। अब ये कौन बताएगा कि व्हाट इज 20% ऑफ 800? सकता है कोई बता भी दे कितना होता है। ठीक, मुझे नहीं पता होता, मैं सही बता रहा हूँ। आई हार्डली पास्ड इन मैथ्स टिल द 10th ग्रेड, और उसके बाद मैंने छोड़ दी थी। मेरा केस तो बहुत अलग है, बट एनीवे ये सवाल से कोई सिलेक्शन पे फर्क नहीं पड़ने वाला, बट अल्टीमेटली दे आर जस्ट ट्राइंग टू टेस्ट भाई कितना आपका अटेंशन स्पैन है, कितना आप किसी सवाल का जवाब देने में सक्षम हो जब आपसे कोई भी सवाल पूछ लिया जाए। बिकॉज एज अ जज अल्टीमेटली इफ यू थिंक कि आप जैसे हम यहाँ पे रिलैक्स्ड बैठे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, किसी दिन हमने किसी को बोल दिया जाओ तुम्हें जेल भेज दिया, या किस दिन हम तुम्हें बोलते जाओ पुलिस कस्टडी नहीं दी, ऐसा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप में से कितने लोगों ने प्रैक्टिस करी है कभी कोर्ट में? प्रैक्टिस करिए, इंटर्नशिप में प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस। हाँ, अच्छा आप कर भी रहे हैं। तो आप जब कभी इनसे पूछेंगे तो ये बताएंगे आपको कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि जज के पास कुछ नहीं होता, सिर्फ बैठे बैठे बोल रहे होते हैं ऑर्डर ऑर्डर ये करो, ऑर्डर ऑर्डर वो करो, ऑर्डर ऑर्डर कोल्ड कॉफी, ऑर्डर ऑर्डर फ्रेंच फ्राइज। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दे आर दे आर बॉम्बार्डेड विथ सो मेनी क्वेश्चंस एट द सेम टाइम दैट दे हैव टू हैव देयर कंट्रोल। अब आपके सामने फॉर एग्जांपल एक रेप की अनफॉर्चुनेट ऑफेंस ऑफ रेप है, और वो रेप की विक्टिम एज अ जज आपके सामने आ गए, और वो रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं कि इस व्यक्ति को बेल पे मत छोड़। लेकिन आपको पता है दैट अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स ऑफ द केस ये व्यक्ति उस दिन यहां पर प्रेजेंट ही नहीं था जिस दिन ये महिला कह रही है कि इन्होंने रेप करा है। ही हैज अ प्ली ऑफ एलिबाई, प्ली ऑफ एलिबाई, वो तो व्यक्ति यहां था ही नहीं, और ये आपको फैक्ट से सफिशिएंटली लग रहा है। तो आप क्या करोगे जब वो महिला वहां रो रही है, उनकी मदर रो रही है, वो दोनों सामने खड़े होकर रो रहे हैं, और वहां पे उस व्यक्ति को आपको बेल देनी है? हाउ विल यू मेंटेन योर साइकोलॉजिकल बैलेंस एट दैट टाइम? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसको समझना और उसको टैकल करना ही बहुत जरूरी है। तभी तो इंटरव्यू में ऐसे सवाल पूछे गए हैं, और तभी ऐसे सवाल बार बार पूछे भी जाते हैं। जैसे हम कभी कभी सुनते हैं ना कि वो सवाल पूछ लिया। मैं बताता हूँ, एक एमपी में देयर वाज अ पर्सन जिन्होंने बाद में यूपी भी क्लियर करा था। आई थिंक ही हैड द सेकंड रैंक इन उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज। ही वाज आस्क्ड अ क्वेश्चन that what is the color of the flooring of the hotel that you are staying in right now? आप जहां पर अभी रह रहे हैं और जहां से इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, उस जगह की फ्लोरिंग का कलर क्या? ये मैं बता सकता हूँ आपको यहाँ बैठ के? कैन आई टीच यू दिस? आई कैन नॉट टीच यू दिस, बट इट इज योर ओन प्रेजेंस ऑफ माइंड दैट फंक्शंस। अब कभी कभार बच्चे फिर इस बात से डर जाते कि सर मतलब क्या क्या तैयार करके जाए, कितना पढ़ के जाए।
क्या क्या समझे, क्या क्या याद रखेंगे? दिस ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ अवेयर यू आर, क्या कितने अवेयर हैं अपनी आसपास की सराउंडिंग्स को लेकर। तो इंटरव्यू इज ऑल अबाउट ऑल दीज थिंग्स, कि भाई आपने कितना लॉ को अच्छे से पढ़ा है, आप कितना अच्छे तरीके से जवाब दे पा रहे हैं, और आपके पास कितनी अच्छी ओरेटरी स्किल्स हैं अपनी बात को आगे रखने के। बहुत बच्चे होते हैं जो लैंग्वेज में कमजोर होते हैं। मैं आपको बताऊं, आईपीसी में थेफ्ट पे हर कोई वही जवाब लिख कर आएगा। थोड़ा बहुत कम, थोड़ा बहुत ज्यादा, 10 में से किसी को 8 मिल जाएंगे, किसी को 7, किसी को 6.5। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स ऑर्डर 6 रूल 17 से हर कोई वही केस लॉ लिख कर आए। ऑर्डर 2 रूल 2 पे सबको पता है गुरबख्श सिंह वर्सेस भूरालाल। हर किसी को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर पे ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश पता है। किसी को 10 में से 7 मिलेंगे, 6.5, किसी को 5, किसी को 7.5। लेकिन जब लैंग्वेज के पेपर की बात आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज लैंग्वेज का पेपर आपका रैंक डिसाइड करता है। और लैंग्वेज का पेपर सिर्फ रैंक नहीं, लैंग्वेज का पेपर आपकी सिलेक्शन को भी डिसाइड करता है। क्योंकि आई हैव पर्सनली सीन सच स्टूडेंट्स जिन्होंने लॉ में बहुत अच्छा करा, पर लैंग्वेज में इतना खराब करा कि उनका सिलेक्शन ही नहीं हो पाया। अगर लैंग्वेज में थोड़ा सा भी और अच्छा कर जाते, थोड़ा सा भी और अच्छा कर जाते, तो उनकी रैंक फर्स्ट या सेकंड के आसपास होनी चाहिए थी। आप सोचिए कि उनका कितना ज्यादा इंपैक्ट होगा लैंग्वेज का उनकी सिलेक्शन पे। लॉ कितना अच्छा कि रैंक फर्स्ट या रैंक सेकंड पे आ जाते, और लैंग्वेज इतनी खराब कि सिलेक्शन ही नहीं हुआ। रोज आपने ट्रांसलेशन भी करनी है। अब कैसे? जैसे इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता, ये 2 अखबार हैं, इनमें वर्बैटिम ट्रांसलेशन आई सपोज होती है। सेम गोस फॉर हिंदुस्तान टाइम्स एंड नवभारत टाइम्स, इसमें वर्बैटिम ट्रांसलेशन होती है। एक किताब आती है एएसएपी की, एएसएपी, ये हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की किताब है। अगर आप लेना चाहें तो ये भी जरूर शुरुआत में ले लीजिए। आप लॉ पे हो सकते, क्योंकि जब आप क्लास में पढ़ोगे एक ऑडियो विजुअल मेमोरी रहती है। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं यहाँ पर जो सोच रहे हैं कि ऑफलाइन क्लासेस में नहीं आएंगे? जरा पहले तो ये बताओ, नहीं है कारण? यू रिसाइड वेरी वेरी फार। मतलब कहाँ? मदुरई, रामेश्वरम, कहाँ? It takes approximately 1.5 hours to reach here. Nani, of course it will. Because I come from Gurgaon, it takes me 1 hour 30 minutes to reach here. And I am here to teach. Anybody else? Anybody else? जिनको जो सोच रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस में नहीं आएंगे, बता तो भाई, आपकी समस्या का समाधान कर देते हैं। बोलो। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अच्छा, शाम को क्लास चल रही है? अच्छा, आपकी? अरे वाह। नहीं नहीं, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। मेरा पूछने का मतलब मैं बता दूं आपको, चाहे आप ऑफलाइन करें चाहे आप ऑनलाइन करें, मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, बिकॉज यू ऑल आर ऑफलाइन स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स, सो देयर इज नो हिडन अल्टीरियर पर्पस बिहाइंड इट। मेरा मेरा आपको, आप समझ लीजिए, सबसे बड़ी एडवाइस ही रहेगी कि अगर आप ऑफलाइन क्लास में आ सकते हैं तो आप ऑफलाइन क्लास में जरूर आइए। अगर आ सकते हैं तो, इफ देर आर लॉट ऑफ जेन्युइन रीजंस, आई कांट हेल्प इट, ऑफ कोर्स नोबडी कैन, लाइफ हैज इट्स ओन कोर्स। बट ऑफलाइन क्लासेस में अगर आप आ सकते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस में जरूर आइए। इसका कारण क्या है? एक तो बड़ा मजा आता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? जब आप सामने बैठे होते हो ना, अब घर में क्या होता है, घर में क्लास करते करते बीच में चले गए मैगी खाने, बीच में चले गए, फोन आ गया, तो बालकनी में बहुत लोग लटक जाते हैं एकदम। हाँ नहीं, सच में लटक जाते हैं, बहुत बहुत देर तक लटक जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता क्लास खत्म हो गई, उनकी खुद की क्लास लग रही होती है। होता है कि नहीं होता ऐसा? आपके साथ होता है ऐसा? अच्छा, नहीं, क्यों? ऐसी बात नहीं होती किसी से? कोई क्यों नहीं बात करता ऐसी आपसे?
हाँ ठीक बात है, आपकी क्लास में क्यों लगाए, बिल्कुल ठीक बात। और कोई है यहाँ पे जो बालकनी में लटकने वाली कैटेगरी में है? अरे यार ऐसे झूठ नहीं बोलो, कोई तो होगा। मैं भी लटकता था जब तक, मतलब मैं भी लटकता था। कोई भी नहीं है? क्यों? हाँ, वेरी गुड, फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, ये तो सब होता रहेगा। जब जज बन जाते हैं तो सब पीछे पीछे आते हैं। सही बता रहा हूँ, ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है। आई हैव सीन दिस प्रैक्टिकली। स्टूडेंट्स हु वर फ्रेंड्स इन कोचिंग डिड नॉट बी फ्रेंड्स टिल द एंड ऑफ कोचिंग, गॉट सिलेक्टेड, एक का सिलेक्शन हो गया, दूसरे ने अपने आप शादी कर ली उससे। सही बता रहा हूँ, ऐसा होता है, मैंने देखा है। तो अभी प्रेपरेशन पे फोकस करेंगे, जज बनने पे। जब अच्छा खासा एक बढ़िया सा स्टिकर लग जाएगा ना, जज, बहुत बहुत लोग होते हैं, हम कहते हैं नहीं सर हम जज नहीं लिखवाएंगे, हम न्यायाधीश लिखवाएंगे। जो भी लिखवाना है आपने, आप वो लिखवाइए। और जब एक बारी उस लेवल पे पहुंच जाएंगे ना, तो फिर उसके बाद आपको ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ेगी नहीं। फिर जो होगा वो सामने से अपने आप हो। यू वुडंट हैव टू यू नो बी वेरी, मतलब एकदम मेहनत मशक्कत करने की जरूरत नहीं होगी। चांद तारे सब अपने आप सामने आ जाते एक बार में। लेट आई एम वेरी ऑनेस्टली टेलिंग यू दिस। और किसी का कोई सवाल है? जल्दी बता दो, वरना मैं सत्संग के अगले चरण पे आऊं। यार क्लास में ब्रेक मिलेगा? हाँ हाँ, बिल्कुल ब्रेक मिलेगा। 10 10 मिनट से 15 मिनट के आसपास का ब्रेक तो मिलेगा। मैम बड़ी खुश है इस बात से। ऐसा कोई है जिसको ब्रेक नहीं चाहिए? है कोई? अब कोई हाथ नहीं उठाता, ये गलत बात। और कोई, एनीबडी एल्स हु हैज अ क्वेश्चन? अच्छा, कितनी स्टेट में जीके आती है जुडिशरी में? रिसर्च कमजोर है। यूपी में आती है और बिहार में आती है। दिल्ली में जीके लास्ट टाइम से नहीं आ रही। करंट लीगल नॉलेज आती है, जिसमें वो पॉलिटी पूछते हैं आपसे थोड़ी बहुत, और लॉ से रिलेटेड पूछते हैं। दो चीजें अब मैं आपको बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा, रिलेटेड टू करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। जहां तक डीजेएस का सवाल है, जहां पे करंट लीगल नॉलेज आती है, इनफैक्ट हरियाणा में भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से सवाल आते हैं, वहां पे आपको अपनी पॉलिटी, पॉलिटी मतलब समझते हैं आप लोग? समझते हैं कोई पॉलिटी का मतलब? खसपस खसपस सुनाई दे रहा है, कोई जवाब तो दो भाई। पॉलिटिकल साइंस? अरे नहीं, पॉलिटी का मतलब होता है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट, फंडामेंटल राइट्स, टीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, और कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू द प्रियम्बल। इन सब को छोड़कर जितना भी पार्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशन में बचता है, दैट इज पॉलिटी। तो आपकी पॉलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरा, आप जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पसंद करते हैं, लाइव लॉ, बार एंड बेंच, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विच एवर यू प्रेफर, आप उसको फॉलो कीजिए डेली। डेली ट्राई टू रीड एटलीस्ट 1 और 2 जजमेंट्स। नहीं समझ आता, मत समझिए, कोई बात नहीं। नो बडी इज इनफैक्ट इवन आस्किंग यू कि आप जजमेंट्स को अभी से समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ आता, कोई बात, बट एटलीस्ट ट्राई कि आप एक दो जजमेंट्स रोज पढ़ें। साथ साथ जो लीगल एरिया में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में किसी ने सुना? सेक्शन 65 कैपिटल ए एंड सेक्शन 65 कैपिटल बी ऑफ एविडेंस या आईपीसी, एविडेंस एक्ट ऑफ 1870।
जब आप इस पर्टिकुलर प्रोविजन की बात करते हैं, सेक्शन 65 कैपिटल बी सबसेक्शन 4 में एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का सर्टिफिकेट लाना। सर्टिफिकेट का मतलब कि आपको सर्टिफाइंग अथॉरिटी से ये पुष्टिकरण लेकर आना होता है कि भाई आप इस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में समझते हैं कोई टैंपरिंग हुई है या नहीं हुई, मतलब ये जेन्युइन है या किसी ने एडिटिंग करके कुछ बना दिया। इस पे बहुत चर्चा हुई थी। एक मेरे ख्याल से सम अनवर हुसैन का केस भी आया था इस पे। देयर वर टू थ्री डिफरेंट जजमेंट्स एंड फाइनली द सुप्रीम कोर्ट गेव इट्स डिसीजन इन अर्जुन पंडितराव खोटकर वर्सेस कैलाश कुशनराव गुरंट्याल। दिस इज द नेम ऑफ जजमेंट, अर्जुन पंडितराव खोटकर वर्सेस कैलाश कुशनराव गुरंट्याल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली सेटल कर दिया कि भाई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में सर्टिफिकेट की जरूरत है। अब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज व्हिच हैज कम इन द जूरिस्प्रूडेंस ऑफ एविडेंस। तो आपको ये चेंज पे ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन या डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज पे हो सकता है, यानी कि जब मैजिस्ट्रेट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई कर लेते हैं चार्जशीट फाइल होने के बाद, क्या उस स्टेज पे भी हो सकता है ऐसा कि आप इन्वेस्टिगेशन या फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दें? हो सकता है। ये अभी रिसेंट चेंज आया है which was in the case of Vinubhai Haribhai Malviya versus the state of Gujarat. This is also a very important change. So you understand what I am talking about. जहां पे लॉ की यूजुअल प्रैक्टिस से हमने एक शिफ्ट देखा, एक चेंज देखा, उस पे हमारा फोकस होना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी वेरी वेरी, देखो कितने अच्छे दोस्त हैं हमारे क्लास में। अब वो एक हमारा प्यारा स्टूडेंट जाने की तैयारी में था या बात कर रहा था, और कितना अच्छे दोस्त है, साथ बैठे वाले ने बोल दिया मत जाओ मत जाओ, और वो सामने देखना शुरू हो गए। आप ही के तो दोस्त नहीं है? हाँ, आपके दोस्त तो नहीं है पीछे जो बैठे हैं? हाँ, आपके दोस्त है। मुझे लगा मतलब साथ बैठने से बहुत सारी आदतें सिमिलर हो जाती हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता मैम? मैम भी हंस रही है, कोई बात नहीं। तो these are the recent developments and changes that you need to take care of कि भाई लॉ में क्या चेंज आया है, लॉ में क्या डिफरेंस आ रहा है, कौन सी एक लैंडमार्क जजमेंट आ गई है ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। फॉर एग्जांपल अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जजमेंट आई है, यस और नो? सबको पता ही होगा। कोई ऐसा जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में नहीं पता? पक्का सबको पता है? उठाओ उठाओ, कॉन्फिडेंस से हाथ उठाओ। नहीं पता ना? अच्छा कोई बात नहीं, क्या होगा, नहीं पता, बहुत अच्छी बात है, जान लो। So you go home and read about electoral bonds. What was the judgment all about? Why did the Supreme Court say that जो आपने law बनाया है electoral bonds का, which was made by the then finance minister late Arun Jaitley, why that particular law is unconstitutional? क्यों हुआ भाई? Because the people, the citizens have a right to know. They have a right to know that basically who is funding which particular political party in what particular scenario. लोगों का राइट है भाई कि वो जाने, समझे आप? सो दीज आर बेसिकली द चेंजेस दैट यू नीड टू नो अबाउट द करंट लीगल स्फीयर। अब ये बात हो गई लीगल स्फीयर। अब आते हैं यूपी या बिहार, जहां पे हमारे को पूछा जाता है रिलेटेड टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड लॉट ऑफ करंट अफेयर्स। घटना चक्र is one such magazine that you need to focus on when it comes to general studies. हमारी उसमें हेल्प आपको रहेगी, that will be confirmed to you of course, लेकिन साथ साथ आपको अपने लेवल पे भी, क्योंकि साइकिल में आप कब पहुंचेंगे जनरल स्टडीज तक, दैट इज अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन जो होते हैं, जैसे ये मैं आपको जो बता रहा हूँ जुडिशियल कैडर का, जुडिशियल सर्विसेज का,
यहाँ पे सबको पता है ना कि डेट कभी भी डिसाइडेड नहीं होती कि कब वैकेंसी आएगी, कभी भी आ जाती है। मतलब रात को चैन से सोए तो सुबह वैकेंसी, होता है कि नहीं होता ऐसा? दिल्ली में भी तो ऐसा ही हुआ था, अभी राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ था। राजस्थान में पहले एक फेक वैकेंसी है, वो नोटिस फेक था, फिर उनको लगा नहीं इन्होंने फेक निकाला, हम जेन्युइन निकालेंगे, जेन्युइन आ गई, पीछे पीछे ही आ गई, बहुत देर नहीं लगाई थी, है ना। 222 सीट्स आई, कितने लोग राजस्थान का फॉर्म नहीं भर रहे? किस पंडित ने मना करा भाई आपको? हाँ, नहीं, जो एलिजिबल नहीं है उनकी बात नहीं कर रहा मैं। फाइनल ईयर में कोई है ऐसा? फाइनल ईयर में यहाँ पर कोई है जो नहीं भर रहा फॉर्म? मतलब जो जो एलिजिबल है वो सब फॉर्म भर रहे हैं ना राजस्थान का भाई। हाँ जी, बताइए क्यों? तो अगर राजस्थान देंगे तो बिहार वाले नाराज थोड़ी हो जाएंगे? तुम राजस्थान का पेपर देकर आए थे, नहीं नहीं, हम तुम्हें नहीं बैठने दे। तो फिर नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन, बट राजस्थान क्यों नहीं देना? देकर आने में क्या बुराई है? मैं आपको बताता हूँ, मैंने जब प्रिपरेशन बिल्कुल कभी नहीं करी थी, मैंने तब भी दिया था एक बार राजस्थान। और विडंबना ये थी कि तब मेरे नंबर अच्छे आए थे प्री में, और जब एक्चुअली में दिया तो उसमें दिक्कत क्या है? जब आप एग्जामिनेशन देने के लिए जाते हो, आई एम टेलिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, तो घूमने का मौका मिलेगा, ठीक है। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? जब आप पेपर देकर आओगे ना, जो जो एलिजिबल है उन सबको पेपर देने जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो आपको माहौल पता चलेगा, एक तो आपको प्रेशर पता चलेगा कि कितने प्रेशर में आपको एग्जाम देना पड़ता है, किस किस तरीके के सवाल आते हैं। और आधे स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो ओएमआर ही गलत भराते हैं। ओएमआर शीट पता है क्या होती है? गोले भरने होते हैं। एक तो ऐसा, मतलब क्रूअल सिस्टम क्यों निकाला है मुझे समझ नहीं आता कि हम एक एक गोला भरे बैठे। एक मार्क क्यों नहीं? अच्छे लगते हैं ना, पर वो नहीं भरना होता। उसमें ही बहुत गलतियां होती है, और एक बार ओएमआर में गलती होगी तो चेकिंग ही नहीं होती। ये पता है आप लोगों को? ये भी होता है। तो आपको पता चलेगा एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर क्या होता है, सवाल किस तरीके के आ रहे हैं, आपको किस तरीके से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। भाई, आप, मैं कहता हूं 100 में से 4 नंबर आएंगे, 10 नंबर आएंगे, कोई अटेम्प्ट की लिमिट है क्या? नहीं, नहीं है। राजस्थान में देयर इज नो लिमिट फॉर अटेम्प्ट्स, यूपी में है। कितने हैं? 4 हैं, 6 हैं? अच्छा, यूपी में अटेम्प्ट की लिमिट है, लेकिन राजस्थान में नहीं है। तो क्यों नहीं देना पेपर? जाओ और देकर आओ। You will be able to tackle that fear of the examination very well। जब पता चलेगा ना कुछ भी, ए बी सी डी, ये सारे 100 के 100 ए, देखना बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मैं सही बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू। कभी भी ये नहीं करना चाहिए एबीसीडी एबीसीडी एबीसीडी। वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर में अच्छा लगा था सुन के, जय माता दी ए, जय माता दी बी। प्रैक्टिकली कभी नहीं करना जब नहीं आता। जैसे राजस्थान में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अब 100 में से 70 सवाल कर लिए, अब 30 नहीं आते, क्या करें? सब में ए, सब में बी, सब में सी या सब में डी भर दो, 30 में से पक्का 10-15 नंबर आ जाएंगे। आई एम एक्चुअली टेलिंग यू, ऐसा ही होता है, और आ जाते हैं। कुछ भी कराओ, लेकिन एक बार ही जाओ, पेपर खोल के देखो कि पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे। नहीं समझ आ रहा, सीपीसी कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा, सारे कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा, लिमिटेशन कभी नहीं पढ़ा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स नहीं आता, राजस्थान रेड कुछ नहीं आता, पढ़ो तो सही। ये तो दिया है हमें भगवान ने, पढ़ के देखो, आंसर आए तो कर देना, नहीं आए तो मत करना। आप एलएलबी पास आउट है तो दे आओ, क्या दिक्कत है आपको? आप तो एलिजिबल हो। जो फाइनल ईयर में है उनको पता है ना, वो भी राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जो दया करके बुलाता है एलिजिबल वालों को कि तुम भी आओ, ट्राई करके देख लो, तुमसे भी हो पाए तो हमें बता दो, है ना। खुला चैलेंज है ये राजस्थान का। तो प्लीज, जो जो एलिजिबल है, क्या वो मैम, पता है, मैं बताता हूँ दिक्कत क्या है, कि यहां से ना आप बिल्कुल सीधी लाइन ऑफ साइट में अगली बार छुप के बैठे तो नहीं देख पाऊंगा मैं। हाँ देखो, आप छुप गए, बिल्कुल सही करा आप, वंडरफुल। अच्छा, बोल क्या रहे थे तो बताओ। जोक था? हाँ,
अरे वाह, राजस्थान के पेपर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं, जोक होगा, नहीं बताना, कोई बात नहीं। तो जो लोग भी एलिजिबल है, कॉल है, मैं बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं मत कराना भाई, जब मैं क्यों सुनूं, आप झेलो भाई, मैं क्यों सुनूं। हम्म जितने भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं वो सब राजस्थान का पेपर देंगे। चलो यार, क्या हो गया, एक बस बुक कराते सारे चलते, पता और मजा आएगा। नहीं ये मैं नहीं, मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कह रहा हूँ, पता चले नीचे जाके बोलो सर कह रहे बस बुक करा के दो हमें, इतनी जल्दी बात हो गई। टीसीपी का कॉल था, जाओ जाओ बिल्कुल जाओ, प्लीज जल्दी जाओ, फटाफट, और जल्दी, जल्दी जल्दी, ध्यान से जाइएगा प्लीज। भाई टीसीपी का कॉल था यार, हद हो गए। मेरे को तो कोई इतना बड़ा आदमी कॉल करे मैं तो फोन ही काट दूं, उठाऊंगा ही नहीं, है ना। बट एनीवे, जितने लोग एलिजिबल हैं फॉर गिविंग द एग्जामिनेशन, प्लीज राजस्थान का पेपर भरिए। आपको एक, यू विल गेट द हैक ऑफ इट कि एग्जामिनेशन कैसा आता है, कैसा प्रेशर होता है एग्जामिनेशन हॉल में, कैसा लगता है एग्जामिनेशन में बैठकर। तो कितने लोग हैं जो एलिजिबल हैं और पेपर नहीं देने वाले, मम्मी भी नहीं दोगे, क्यों। हाँ, अच्छा पूरा पढ़ के ही दोगे, ऐसे नहीं होता। आप अगर जाओगे एक बारी तो थोड़ा सा आपको ना पता चलता है, हाँ बेसिक थोड़ा सा तो, सामने से कुछ तो सिग्नल मिले, है ना, तभी तो बात आगे बढ़ेगी, है ना सर। हाँ, अच्छा मैंने बता दिया, दे दिया जाएगा पक्का। तो कोई ऐसा है जो नहीं देना चाहता, दे देना यार, अच्छी बात है। नहीं, मुझे हाईकोर्ट से कोई एडमिशन फी में कट नहीं मिलने वाला है, बट दे देना, अच्छा रहेगा। अच्छा कोई और सवाल किसी का, पूछो पूछो, ऐसा तो नहीं हो सकता, पूछो। व्यक्ति ने क्लास में बैठे बैठे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही बना लिया सामने देख के। समझ गया आपका सवाल, कि बेसिकली आपने, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको साथ में कुछ करना चाहिए, मतलब कुछ व्यवसाय, कुछ प्रैक्टिस। हाँ वही 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 वही, वो भी पैसे ही आएगा उससे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको, या कुछ और रिसर्च वर्क या टीचिंग या कुछ आपको ऐसा करना चाहिए आपके एग्जाम देते देते। तो इस सवाल के भी दो उत्तर। सबसे पहला तो ये कि ये हर किसी की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। कुछ लाइफ सिचुएशंस कभी कभी ऐसी होती हैं कि आपको काम करना होता है अपनी प्रिपरेशन के साथ भी, करेक्ट। लेकिन अगर आपको लगता है, जो सेकंड सिनेरियो है, अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हो, कि आप अगर नहीं काम करके एक साल, सिर्फ और सिर्फ मिनिमम एक साल कह रहा हूं मैं आपको, अगर एक साल आप अपनी प्रिपरेशन को सिर्फ दे सकते हैं तो दीजिए। एक दिन में 3 क्लासेस हो रही हैं, तीनों क्लासेस अटेंड करो। एक दिन में 2 हो रही हैं, दोनों अटेंड करो। जितना आप जल्दी अपना सिलेक्शन ग्रैब कर लोगे इन द नेक्स्ट 4-5 years, उतना अच्छा। यू नेवर नो कब एनजेएसी वापस आ जाए, यू नेवर नो कब वैकेंसीज के आने का और एग्जामिनेशन के होने का पैटर्न बदल जाए, यू डू नॉट नो दिस। जितना ज्यादा जल्दी आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करोगे उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए। और कोई सवाल, पूछो पूछो। अभी आप ही का तो था ना केस लॉ को लेकर, अभी आप ही ने पूछा था केस लॉस। अच्छा फिर से पूछना, हाँ पूछो। इस सवाल के भी दो उत्तर है। पहला, नहीं, आपको किसी भी जजमेंट में जब आप लिखोगे
रेशियो के अलावा कुछ नहीं लिख। अब आपका मन करे कि आपको फैक्ट्स की 2 लाइनें याद है तो लिख दो। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट में, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने 2 लाइनें लिख दी फैक्ट्स की, 3 लाइनें लिख दी फैक्ट्स की, तो ठीक है। लेकिन अगर आप कहो कि अब आप सीपीसी में भी सारे फैक्ट्स की लाइन लिखोगे, नो, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड दैट यू रिप्रोड्यूस द एंटायर फैक्ट फ्रॉम द केस इटसेल्फ। नो, यू राइट द रेशियो। डिफरेंट जजेस ने क्या कहा, दैट इज नॉट योर कंसर्न। यू राइट द अल्टीमेट जजमेंट, द रेशियो दैट हैज बीन हेल्ड बाय द मेजॉरिटी। और दूसरा, ये सवाल बिल्कुल प्रीलिमिनरी, मेरा मन था मैं बोल दूं डिसमिस्ड एज प्रीमेच्योर। ये सवाल बहुत बहुत प्रीमेच्योर है। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन विच शुड कम राइट नाउ इन योर माइंड, बिकॉज जब आप अभी धीरे धीरे करके सीआरपीसी में आगे बढ़ोगे, केस लॉज पढ़ने शुरू करोगे, जब आपको समझ आएगा तब आपको पता चलेगा कि मेरे को केस लॉ एक्चुअली में पूरा पढ़ने की जरूरत है या कॉन्सेप्ट से ही मुझे पूरा केस लॉ समझ आना। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट से ही पूरा केस लॉ समझ आ जाए। एनीबडी एल्स हु हैज अ क्वेश्चन, पूछो पूछो, किसी का तो सवाल होगा। मैं पूछूं? मैं पूछूं या आप पूछोगे? सर आप पूछ लो। एक और चीज जो मुझे आपको बतानी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोबेबली द लास्ट थिंग दैट आई विल बी टेलिंग, दैट जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, आफ्टर द फर्स्ट 15 classes, at least 10-15, like for example CRPC will take approximately I think 70 to 80 classes. After initial 15 10-15 classes, you start writing answers. Start writing answers का मतलब है कि आप एक एक पेज का, 1.5 पेज का आंसर लिखना शुरू कीजिए अपनी नोटबुक्स में। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया रिलेटेड टू कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, आपको मटेरियल में भी जब आप देखेंगे आपके मटेरियल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जब आप देखेंगे मटेरियल में तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसमें आपने क्या करा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा। फॉर एग्जाम्पल कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का डिफरेंशिएशन आया, तो उस पर आपने आंसर लिख लिया। अब वो आंसर मैं कहता हूं इतना जबरदस्त था कि कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, इतना बढ़िया आंसर लिखा, मतलब बहुत उच्च कोटि का आंसर था। मतलब लिखा तो पेज फट गया, इतना खराब आंसर, कोई नहीं पढ़ना चाहता उसे। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो आएंगी आपके साथ। अब आंसर लिख रहे हो, आपको लग रहा है तो बहुत बेकार, नहीं पसंद आ रहा खुद ही लिख के, कोई बात नहीं, यू राइट इट अगेन, यू राइट इट द थर्ड टाइम, यू राइट इट द फोर्थ टाइम, यू विल अल्टीमेटली कम टू अ स्टेज जहां आप क्वेश्चन देखोगे और आपका पेन फिर रुकेगा नहीं, वो आंसर खत्म होने पे ही रुकेगा। मतलब आपका वो आंसर ऐसे सेट हो जाएगा दिमाग में कि आपको उसके बाद कभी भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं आंसर जो लिख रहा हूं वो सही भी है कि गलत है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आंसर 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो मेंस दे रहे हैं उनको आंसर आते हैं, पेपर कंप्लीट कैसे करें ये नहीं आता, नहीं आता। वो एक टॉपिक पे इतना लिखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम टेलिंग यू दैट ऐसा होता है कि एक बहुत बड़े क्वेश्चन का भी 2 पैराग्राफ में आंसर लिखा है और 20 में से 18 नंबर मिले, बिकॉज इट हिट्स राइट एट द पॉइंट। और वो आंसर राइटिंग कैसे होती है वो आपको क्लास में ही पता चलेगा। when I'll be dictating you something, because generally I don't dictate out of something, generally sometimes I will, but generally I don't dictate out of something, what I tell you is extempore, मतलब मैं खुद आपको डिक्टेट करता हूं, जो मैं आपको बताऊंगा अपनी ही समझ और मेमोरी से। लेकिन जब आप वो डिक्टेशन लोगे और लिखोगे नोट्स अपने आंसर्स में, धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली आपका वो एक्यूमेंट डेवलप हो जाएगा जहां पे आपको आंसर लिखना आ जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जब शुरू के 10-15 क्लासेस हो जाएं, एक एक 2-2 3-3 आंसर्स रोज लिखिए, बिकॉज अगर वो आंसर्स आप नहीं लिखेंगे तो आपकी प्रिपरेशन पे बहुत फर्क पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू राइट दोज आंसर्स ऑन अ डेली बेसिस। एनीबडी एल्स हु हैज अ क्वेश्चन? कोई और जिसके मन में कोई सवाल है? सबको सब कुछ क्लियर है? क्लासेस का पैटर्न आपको पता है अच्छे से?
आपकी क्लासेस कैसी चलेंगी नहीं पता, ओके। 3 घंटे की आपकी क्लास होगी एक, एंड उसमें आपको बीच में 10 से 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू मी, उनके लिए भी यही होगा कि उनके पास एक लाइव चैट का ऑप्शन होता है। जब आप भी ऑनलाइन करेंगे क्लास तो आपके लिए भी बेनिफिशियल है। उनके पास भी एक लाइव चैट का ऑप्शन होता है दैट विल बी एनेबल्ड व्हेन वंस द क्लासेस स्टार्ट फ्रॉम टुमारो प्रोबेबली। एंड उस लाइव चैट के ऑप्शन में वो अपने और आप भी अपने क्वेश्चंस टाइप इन कर सकते हैं क्लास के एंड में। देन इन द लास्ट 15-20 मिनट्स आई विल बी आंसरिंग दोज क्वेश्चंस। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मेरे दिमाग में आई, जस्ट बी अ लिटिल पेशेंट एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। और सबसे अच्छा टेस्ट यही होगा कि आप जब अपनी प्रिपरेशन में थोड़ा आगे बढ़ें, धीरे 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 करके आगे जाएं, तो उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करें। भाई 2022 के पेपर में क्या सवाल आए थे उसको सॉल्व करके देखो। सीआरपीसी पढ़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, जो एरिया हमने 15-20 क्लासेस में कवर करा उससे 2-3 सवाल आए थे। आर यू एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस? जैसे आपके मटेरियल में हर चैप्टर के पीछे भी सवाल, आर यू एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द मेंस क्वेश्चंस that have been asked in the previous years, जो आपके मटेरियल में आपको दिख रहे हैं? That is the best test you can have of your knowledge, and if you're able to do that, you are done. इतनी ही सिंपल है। जब आप ज्यादा परेशान होकर प्रिपरेशन करनी शुरू करते हो, मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, सीआरपीसी में 4 किताबें उठा के पढ़ो, XYZ ऑथर की सब किताबें पढ़ूंगा, क्लास भी करूंगा और साथ साथ नोट्स भी लिखूंगा, नोट्स भी पढ़ूंगा, बैराक भी पढ़ूंगा, बैराक भी 3 अलग अलग तरीके। देन व्हाई आर यू हियर? अगर वही किताब पढ़ के आपको अल्टीमेटली अपनी प्रिपरेशन आगे लेके जानी थी, देन व्हाट इज द पर्पस हियर? व्हिच ब्रिंग्स अस टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, सर किताब कौन सी पढ़नी? कोई भी नहीं पढ़नी। नहीं मतलब कोई किताब नहीं पढ़नी। कोई का मतलब समझते? कोई भी किताब नहीं पढ़नी। एंड आई एम टेलिंग दिस टू यू विद अटमोस्ट कॉन्फिडेंस, कोई भी किताब नहीं पढ़नी। देयर इज नो बुक दैट यू नीड टू रीड। अभी तक मैंने लिखी नहीं तो पढ़ोगे क्या? पहले मैं लिखूंगा सीआरपीसी की किताब तब तो पढ़ोगे ना। समझ आई बात? तो आपने कोई किताब नहीं, नो बुक, nothing needed, just your notes, your presence in the class, solving questions again and again, again and again, again and again, as much practice as you can do, and your bare act. Bare act is your Bible. सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कोई ऐसा है जिसको क्लास में हिंदी समझ नहीं आती? कोई ऐसा है जिसको इंग्लिश नहीं समझ आती? ओके गुड, बहुत लेट हो गया सवाल पूछने, बट एनी फाइन। एनी अदर पर्सन हु हैज एनी क्वेश्चन? कोई और सवाल आपके दिमाग में है? कोई बात नहीं, आज ये पूरा सत्संग वाला धार्मिक माहौल है जब मैं आपको ज्ञान की बातें बता रहा हूँ। कल से कोई ऐसी ज्ञान की बातें नहीं करेंगे। दैट इज फाइन विद मी एंड दैट इज रेस्ट अश्योर्ड। एनीबडी एल्स हु हैज अ क्वेश्चन फॉर एनीथिंग, एनी मैटर, कुछ भी पूछना हो वैसे मैटर के लिए अलग से आना। और कोई सवाल पूछो। हाँ बाइलिंगुअल, मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं बाइलिंगुअल रहूं, मतलब मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिक्स करूं, बट जो डिक्टेशन होगी वो इंग्लिश में। डिक्टेशन विल बी इन इंग्लिश, एक्सप्लेनेशन कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं बाइलिंगुअल तरीके से एक्सप्लेनेशन दूं, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। और कोई सवाल? फाइन, फॉर टुडे यू ऑल आर फ्री टू गो। आपकी आजादी, आपको मुबारक हो, ठीक है। प्लीज all the best for your preparation. From tomorrow onwards, I'll be meeting you with CRPC. Thank you so much.